Hello guys, good evening. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you in my online classes of medical surgical nursing. जैसे आप सबको पता है, अपन ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो ऑन्कोलॉजी डिस्कस की थी, उसमें मैंने ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ के बारे में तो आपको बताया था, लेकिन इसकी डिटेल्ड डिस्कशन है वो आज अपनी एक क्लास में अपन करेंगे। तो इसके अंदर जो इम्यूनोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, सर्जिकल रिमूवल, हार्मोनल थेरेपी, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन और क्रायो एब्लेशन, ये बहुत सारी मॉडलिटीज़ होती हैं जो यूज की जाती हैं टू ट्रीट द कैंसर। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इम्यूनोथेरेपी से। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, अपना इम्यून सिस्टम जो है उसी की हेल्प से, उसी को कुछ बाहर से एक्सटर्नली या इंटरनली स्टिमुलेट करके अपन अगर किसी तरह का कोई इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं और उसकी वजह से कैंसर सेल्स डेड हो रही हैं, तो वो इम्यूनोथेरेपी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी वर्क्स इन डिफरेंट वेज। सम इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट हेल्प्स द इम्यून सिस्टम स्टॉप और स्लो द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। फर्स्ट थिंग कि अपन इम्यून सिस्टम के द्वारा या तो स्टॉप कर दें या स्लो कर दें ग्रोथ ऑफ द कैंसर सेल्स। जो कैंसर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को स्लो कर दें या बिल्कुल स्टॉप कर दें। सेकेंड थिंग, अदर हेल्प द इम्यून सिस्टम डेस्ट्रॉय कैंसर सेल्स और स्टॉप द कैंसर फ्रॉम स्प्रेडिंग। या तो कैंसर, सेकेंड थिंग कि स्प्रेड होने को बंद कर दें या फिर पूरे के पूरे कैंसर सेल्स को ही डेस्ट्रॉय कर दें। तो ये दो तरह से अपन इसको यूज कर सकते हैं कि उसको ग्रो करने को स्टॉप करना या स्लो करना। सेकेंड थिंग, उसको स्प्रेड होने से रोकना और पूरी तरह से कंप्लीटली डेस्ट्रॉय करना। इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट्स कैन बी यूज्ड अलोन और कॉम्बाइंड विद अदर कैंसर ट्रीटमेंट्स। बहुत सारे पेशेंट्स में अकेले इम्यूनोथेरेपी से भी हो जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पे और उसके एक्सटेंट पे। तो इन द कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है और अकेले भी यूज किया जा सकता है। अभी इसके अंदर इम्यूनोथेरेपी के अंदर कुछ अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड ट्यूमर एगोनिस्ट ट्रीटमेंट, ऑन्कोलाइटिक वायरस थेरेपी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी एंड कैंसर वैक्सीन्स। इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड ट्यूमर एग्नोस्टिक ट्रीटमेंट्स। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड ट्यूमर एग्नोस्टिक ट्रीटमेंट। इसके अंदर क्या किया जाता है, व्हेन योर इम्यून सिस्टम डिटेक्ट्स समथिंग हार्मफुल इट मेक्स एंटीबॉडीज। जो अपनी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम नाम का एक सिस्टम होता है, वो क्या करता है, जब भी बाहर से कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट का, फॉरेन पार्टिकल और ऑर्गेनिज्म का जब अटैक होता है और वो अपनी बॉडी को हार्म पहुंचाता है, तो उस कंडीशन में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसको किल करता है और उसकी वजह से बॉडी को हार्म नहीं होने देता। तो वो क्या करता है, एक केमिकल एजेंट्स बनाता है या प्रोटीन सब्सटेंसेस सीक्रेट करता है, जिनको कि एंटीबॉडी बोला जाता है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज उस जो बाहर से आया हुआ एंटीजन है उस पर अटैक करती हैं, उसको किल करती हैं और उसका काम तमाम करके और शरीर को, अपनी बॉडी को जो वो सेफ रखती हैं। Antibodies are proteins that fight infection by attacking to antigens, which are molecules that start the immune response in your body. अब यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो अपन ने बताई, ये क्या होती हैं, ये होती एंटीबॉडीज है, लेकिन मेड इन ए लैबोरेटरी टू बूस्ट योर बॉडीज नेचुरल एंटीबॉडीज एक्ट एज एंटीबॉडीज देमसेल्फ। मतलब अपनी बॉडी में इन्फेक्शन होगा फिर एंटीबॉडीज बनेंगी, बट अगर अपन डायरेक्ट बाहर से ही एंटीबॉडीज डाल दें, बनी बनाई एंटीबॉडीज लैब में बना के और उनको बॉडी के अंदर डाल दें, तो वो एंटीजन जो भी होगा उस पर डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर देंगी और उसको किल करना स्टार्ट कर देंगी, जिससे कि अपन बॉडी को बचा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज टारगेटेड थेरेपी और कैंसर ट्रीटमेंट दैट टारगेट्स कैंसर स्पेसिफिक जीन्स, प्रोटीन्स और टिश्यूज एनवायरमेंट दैट हेल्प्स द ट्यूमर ग्रो एंड सर्वाइव। मतलब इसको एक टारगेटेड थेरेपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये उन सेल्स के लिए स्पेसिफिक बनाई जाती हैं, उन प्रोटीन्स के लिए, उन जीन्स के लिए जो कि हार्मफुल इफेक्ट कोज कर रही है अपनी बॉडी के अंदर, तो वो डायरेक्ट उन पे जाके अटैक करती है और उनको ख़त्म करके उनको ग्रो होने से रोक देती हैं और सर्वाइव करने से रोक देती हैं, जिससे कि अपन उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके बाद सेकेंड आता है नॉन स्पेसिफिक immunotherapies. Non-specific immunotherapies also help your immune system destroy cancer cells. Most people get this type of therapy after or with other cancer treatments. या तो अदर ट्रीटमेंट्स के साथ या उसके पहले या उसके बाद में अभी इसको यूज किया जा सकता है, सच एज कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के साथ साथ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपीज को भी यूज कर सकते हैं। सम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपीज आर मेन कैंसर
ट्रीटमेंट। समटाइम्स कई बार क्या होता है कि कैंसर, कुछ टाइप के कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपीज अकेली ही उस पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और कई बार इनको रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो कैंसर को डिस्ट्रॉय कर सके। इसके अंदर पहला नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपीज में इंटरफेरॉन्स यूज किए जाते हैं। इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय योर इम्यून सिस्टम टू अलर्ट योर बॉडी दैट देयर इज ए पैथोजन। जो इंटरफेरॉन्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, वो अलर्ट करता है अपनी बॉडी को जब भी बाहर से कोई एंटीजन या कोई पैथोजन एंटर होता है। जैसे टिपिकली ये वायरस इन योर बॉडी, इंटरफेरॉन्स कैन बी मेड इन ए लैब टू हेल्प योर इम्यून सिस्टम फाइट कैंसर। जो इंटरफेरॉन्स है वो बाहर से लैब में बना के अपन बॉडी के अंदर डाल सकते हैं, और उनके द्वारा अपन अपने इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके, इम्यून सिस्टम की हेल्प करके जो कैंसर सेल्स हैं या कैंसर है उसके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दे मे आल्सो स्लो द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स, और समटाइम्स द टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन्स यूज्ड फॉर द स्लोइंग द ग्रोथ ऑफ कैंसर। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे इंटरफेरॉन अल्फा, इसको रोफेरॉन A2A के नाम से, या इंट्रॉन A2B या अल्फेरॉन 2A के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इंटरफेरॉन्स यूज किए जाते हैं बॉडी के अंदर, बाहर से लैब में बना के बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और वो कैंसर सेल्स के साथ फाइट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेकेंड इम्यूनोथेरेपी है इंटरल्यूकिन्स। जैसे पहला इंटरफेरॉन्स और दूसरा इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स भी उसी तरह का एक प्रोटीन होता है जो कि सेल्स के साथ कम्युनिकेट करता है एंड स्टार्ट इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स, और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो कैंसर सेल्स पे अटैक कर सके और उसको ख़त्म कर सके। ये भी लैब में बनाए जाते हैं। द लैब मेड इंटरल्यूकिन्स 2 एंड एल्डीसेल्यूकिन या प्रोल्यूकिन जिसको बोला जाता है, कैन ट्रीट किडनी कैंसर, स्किन कैंसर एंड मेलानोमाज। इनके ट्रीटमेंट के लिए जो इंटरल्यूकिन 2 को यूज किया जाता है। अब इनके कुछ साइड इफेक्ट, जैसे ट्रीटमेंट इंक्लूड वेट गेन हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, एंड सम पेशेंट्स या सम पीपल्स एक्सपीरियंस फ्लू लाइक सिम्टम्स। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये भी आप ध्यान रखना है कि इसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आता है oncolytic virus therapy. Oncolytic virus therapy uses viruses that have been changed in a laboratory to destroy कैंसर सेल्स। मतलब कुछ वायरसेस को ही अपन ऐसा बनाते हैं कि वो अपनी बॉडी में जाके जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सके, उनको ख़त्म कर सके। तो वायरस को ही मॉडिफाई करके और उनको बॉडी में एंटर करवाया जाता है, और वो जाके अटैक करते हैं और कैंसर सेल्स को ख़त्म करते हैं। फर्स्ट द डॉक्टर इंजेक्ट्स द जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस इनटू द ट्यूमर। ट्यूमर के अंदर जो वो मॉडिफाइड वायरस है उसको इंसर्ट करता है। द वायरस देन एंटर्स द कैंसर सेल्स एंड मेक ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ। वायरस को जैसे एनवायरनमेंट मिलता है वो अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। एज ए रिजल्ट दिस कॉज द कैंसर सेल्स टू बर्स्ट एंड डाई। ये क्या, फिर वहाँ जाके अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, उस सेल को खाएगा, उसको बर्स्ट कर देगा और ख़त्म कर देगा। एज द सेल्स डाई दे रिलीज प्रोटीन्स दैट ट्रिगर्स योर इम्यून सिस्टम टू टारगेट एनी कैंसर सेल्स इन योर बॉडी। अब जैसे ही वो सेल डिस्ट्रॉय होगी, उसमें से जो प्रोटीन निकलेंगे वो एज ए एंटीजन बॉडी रिसीव करेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। अपन ने तो एक सेल के अंदर ही वायरस डाला था, लेकिन उस सेल जैसे ही वो सेल बर्स्ट हुई उसके प्रोटीन्स निकले, एंटीजन बने, और एंटीजन को एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम ने रिसीव किया, उसके लिए एंटीबॉडीज बनाई। अब ये एंटीबॉडीज जो अदर सेल्स हैं उनको अटैक करके और उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस तरह से जो वायरस है वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और वो इम्यून सिस्टम से बनी हुई एंटीबॉडीज उसको वायरस या कैंसर सेल्स जो होती हैं उनको ख़त्म कर देती है। द वायरस इन द ट्रीटमेंट्स इज नोन एज टेलिमोजिन या लेहेपेरापेवेक या लिमाइजिक और टीवैक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मोस्ट कॉमनली ऑन्कोलाइटिक वायरस थेरेपी के तौर पे यूज किया जाता है। इसके बाद आता है कैंसर वैक्सीन। जैसे आजकल पर बहुत सारे जो गायनिक हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए होते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो आजकल कुछ टाइप्स ऑफ कैंसर के लिए वैक्सीनेशन भी बना लिया गया है, जो कि दो तरह का हो सकता है कैंसर वैक्सीन। एक तो प्रिवेंशन के लिए और एक ट्रीटमेंट के लिए। एक तो जैसे प्रिवेंशन के लिए सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन यूज किया जाता है,
उसी तरह से ट्रीटमेंट के लिए भी वैक्सीन्स यूज किए जाते हैं। वैक्सीन्स नॉर्मली आपको पता है वैक्सीन्स क्या होते हैं। वैक्सीन्स के अंदर वो एंटीजन होता है जो कि बॉडी के अंदर जाता है और उस स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बना लेता है, और जब भी फ्यूचर में वो उस तरह का कोई एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर होगा उसको वो जो पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज है वो हाथों हाथ खत्म करके और ट्रीट कर देंगे। इसके बाद आता है कीमोथेरेपी। ये इम्यून थेरेपी था जिसके अंदर आपने 3-4 तरीके से देखा कि किस किस तरीके से अपन कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कीमोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया जा रहा था, जबकि कीमोथेरेपी में अपन क्या करेंगे, ड्रग्स यूज करके और डायरेक्ट अटैक करेंगे जो भी कैंसर सेल्स पे, जो भी कैंसर सेल्स अपनी बॉडी के अंदर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उन पे बाय द हेल्प ऑफ ड्रग्स डायरेक्टली अटैक करके और ट्रीट करेंगे। कीमोथेरेपी इज ए ड्रग ट्रीटमेंट दैट यूज पावरफुल केमिकल्स टू किल फास्ट ग्रोइंग cells in your body. Chemotherapy is most often used to treat cancers since cancer cells grows and multiply much more quickly than most cells in the body. जो कीमोथेरेपी है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, जो कि जो बहुत फास्टली ग्रो करने वाली कैंसर सेल्स हैं उन पे अटैक करना चालू करती हैं और उनको ख़त्म कर देती है। मैनी डिफरेंट कीमोथेरेपी ड्रग्स आर अवेलेबल। कीमोथेरेपी ड्रग्स कैन यूज अलोन और इन कॉम्बिनेशन टू ट्रीट ए वाइड वेराइटी ऑफ कैंसर। या तो अलोन ही भी यूज की जा सकती है या फिर किसी ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में, या फिर किसी अदर जैसे इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के साथ भी कीमोथेरेपी यूज की जा सकती है। कीमोथेरेपी इज ऑफन यूज्ड कॉम्बिनेशन विद अदर थेरेपीज, मतलब कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स भी आपस में कॉम्बिनेशन या सिंगल यूज किए जा सकते हैं, और कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के साथ अदर कोई जो कैंसर थेरेपी है वो भी यूज की जा सकती है। अब कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स यूज क्यों किए जाते हैं और क्या इनका इफेक्ट होता है, क्यों इनको यूज किया जाता है। लोअर्स द टोटल नंबर ऑफ कैंसर सेल्स इन योर बॉडी। ये क्या करते हैं, एक तो सबसे पहला काम कि जो कैंसर सेल्स हैं उनको मार के और उनका नंबर कम कर देते हैं। पूरी तरह से खत्म ना करें लेकिन कम कर देते हैं। रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ कैंसर स्प्रेडिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। श्रिंक ट्यूमर साइज भी छोटा हो जाएगा क्योंकि सेल्स का नंबर कम हो जाएगा, और करंट सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे। तो कीमोथेरेपी पूरी तरह से क्योर ना करे लेकिन उसके एक्सटेंट को बहुत कम कर देती है, इसलिए कीमोथेरेपी अपन यूज करते हैं। हाउ कीमोथेरेपी इज परफॉर्म्ड, या किन किन मेथड से कीमोथेरेपेटिक जो एजेंट्स हैं उनको अपन इन्फ्यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है कीमोथेरेपेटिक इन्फ्यूजन, गिवन एज इन्फ्यूजन इनटू ए वेन के अंदर इन्फ्यूज किया जा सकता है। सेकेंड है कीमोथेरेपेटिक पिल्स यूज कर सकते हैं। कीमोथेरेपेटिक शॉट्स मतलब इंजेक्ट किए जाते हैं लेकिन एज ए बोलस की तरह या शॉट्स की तरह यूज किया जाता है कि एक बार में ही जो पूरा का पूरा इंजेक्ट करके और ख़त्म कर दिया, जबकि कीमोथेरेपी इन्फ्यूजन में कंटिन्यूस इन्फ्यूजन चलता रहता है। इसके बाद आता है कीमोथेरेपी क्रीम्स के टाइप में यूज कर सकते हैं। क्रीम्स जो कि जेल्स या क्रीम्स जो होती हैं वो भी अपन यूज कर सकते हैं। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स यूज टू ट्रीट वन एरिया ऑफ द बॉडी, या फिर कोई एक स्पेसिफिक एरिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स बाहर से एडमिनिस्टर की जा रही हैं तो वो भी कर सकते हैं। और कीमोथेरेपी गिवन डायरेक्टली टू द कैंसर, या ड्रग्स डायरेक्ट अपन इंजेक्ट कर रहे हैं उस ट्यूमर के अंदर या उस कैंसरस सेल के अंदर। तो इस तरह से कुछ मेथड्स हैं, इन्फ्यूजन करके, पिल्स के द्वारा, शॉट्स के द्वारा, क्रीम्स के द्वारा भी अपन जो है कीमोथेरेपी इन पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कुछ कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, जैसे एजासिटिडीन है, कैपेसिटापाइन है, फ्लोरोयूरेसिल है, सिस्प्लास्टिन है, सिस्प्लेटिन है, पेंटोस्टेटिन है, मेथोट्रेक्सेट है, हाइड्रोक्सीकार्बामाइड है और टोपोटिकेन है। ये कुछ कीमोथेरेपेटिक कॉमनली यूज्ड कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स हैं जो कि ड्रग्स होती हैं जो डायरेक्टली अटैक करती हैं कैंसर सेल्स पे और कैंसर को ट्रीट करती हैं। अब देखते हैं कि जो ड्रग्स होती हैं इनकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ द कीमोथेरेपी, सेल्स इन द फॉलोइंग एरियाज कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड। जो कीमोथेरेपी है उसकी वजह से जो एरियाज है बॉडी के वो मोस्ट कॉमनली कौन से अफेक्टेड होते हैं, ब्लड, हेयर, स्किन एंड लाइनिंग ऑफ योर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये जो एरियाज हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इसमें कुछ सिम्टम्स हैं जैसे आई ब्रूजिंग एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग। क्या होगा, इजीली ब्रूइजिंग एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग, जो स्किन होती है वो इतनी इफेक्ट हो जाती है कि वो इजीली ब्रूइजिंग होने लग जाती है और उसके अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसके अलावा क्या है, डायरिया है, ड्राई माउथ है, माउथ सोर्स होने लग जाते हैं, फटीग, फीवर हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है,
लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, और पेन फ्रॉम नर्व डैमेज हो गया हो तो उसकी वजह से पेन भी हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकती है, लिम्फेडिमा हो सकता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको अफेक्ट कर रही हैं कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, तो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्किन चेंजेस हो सकते हैं, नेल चेंजेस हो सकते हैं, और इंसोम्निया हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स की वजह से आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन मतलब रेज, एक्स रेज, यूवी रेज या कोई भी रेज जो कि अपन कैंसर को या कैंसर की सेल्स को किल करने के लिए यूज करते हैं। रेडिएशन थेरेपी इज अ टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूज बीम्स ऑफ इंटेंस एनर्जी टू किल कैंसर सेल्स। रेडिएशन थेरेपी मोस्ट ऑफन यूज एक्स रेज, बट प्रोटॉन्स एंड अदर टाइप ऑफ एनर्जी आल्सो भी कैन बी यूज्ड। मोस्ट कॉमनली एक्सरे, लेकिन प्रोटॉन्स या कोई और एनर्जी सोर्स भी अपन यूज कर सकते हैं। द टर्म रेडिएशन थेरेपी मोस्ट ऑफन रेफर्स टू एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी ये दो तरह की हो सकती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, लेकिन जो रेडिएशन थेरेपी है वो कॉमनली एक्सटर्नल बीम रेडिएशन के तौर पे ही यूज की जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ रेडिएशन द हाई एनर्जी बीम्स कम्स फ्रॉम ए मशीन आउटसाइड ऑफ योर बॉडी दैट एम्स द बीम्स एट द प्रिसाइज पॉइंट ऑफ योर बॉडी। जैसे यहाँ पे कोई पेशेंट लेटा हुआ है, यहाँ कोई मशीन लगी हुई है और यहाँ पे कैंसर है, तो इस मशीन से डायरेक्ट रेज आएंगी और उसी एरिया पे उनका फोकस होगा जहाँ पे कैंसर सेल्स हैं, तो वो उस कैंसर जो एरिया है वहाँ की कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब जैसे मैंने बताया तो रेडिएशन थेरेपी दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल बीम जो मैंने अभी बताया कि बाहर से मशीन लगाई और उसको डायरेक्ट कर दिया उस एरिया पे जहाँ पे कैंसर सेल्स को अपने को मारना है, और दूसरी है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी या इसको ब्रैकी थेरेपी के नाम से भी यूज जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये पेशेंट है, इसके किसी पार्ट में कैंसर सेल्स है, तो अपन थ्रू द किसी प्रोसीजर के द्वारा जो रेडिएशन जनरेट करने वाला जो एलिमेंट है उसको उसी पार्ट में इंजेक्ट कर देते हैं या इंसर्ट कर देते हैं या अप्लाई कर देते हैं, ताकि उसके आसपास के एरिया से ही वो डायरेक्ट रेडिएशन भेज सके और उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। जैसे एक तो एक्सटर्नल में बाहर मशीन से डाल रहे हैं और दूसरे में यहाँ पे अपने को जैसे यहाँ कैंसर, ये कैंसर सेल्स हैं, तो यहाँ पे मैंने इसके पास में यहाँ पे या यहाँ किसी भी एरिया में इसके जस्ट नियर बाई एरियाज में कोई रेडिएटिव सब्सटेंस डाल दिया या एलिमेंट डाल दिया। अब वो क्या करेगा, रेडिएशन जनरेट करेगा और इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये होता है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। अब हाई रेडिएशन थेरेपी वर्क्स, कैसे रेडिएशन थेरेपी काम करती है कि रेडिएशन की वजह से क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से सेल्स डिस्ट्रॉय होती है। रेडिएशन थेरेपी डैमेज सेल्स बाय डिस्ट्रॉइंग द जेनेटिक मटेरियल। जो सेल्स का जो कैंसरस सेल्स हैं उनके जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दैट कंट्रोल्स हाउ सेल्स ग्रो एंड डिवाइड, जिसकी वजह से जो ग्रोथ और डिवाइडेशन का जो काम था वो रुक जाता है। while both healthy and cancerous cells are damaged by radiation therapy। अब ऐसा नहीं है कि रेडिएशन थेरेपी बस कैंसर सेल्स को ही मारेगी, वो उसके आसपास की कुछ जो नॉर्मल सेल्स हैं उन पे भी अफेक्ट करेगी और उनको भी डिस्ट्रॉय करेगी। बट द गोल ऑफ रेडिएशन थेरेपी इज टू डिस्ट्रॉय एज फ्यू नॉर्मल हेल्दी सेल्स एज पॉसिबल। बट अपने को ऐसे यूज करना है रेडिएशन थेरेपी कि जितना कम से कम हो सके अपन नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपन कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करें। अब इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन थेरेपी, की रेडिएशन थेरेपी की क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। एज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर कैंसर होता है वो रेडिएशन थेरेपी होता है। बिफोर सर्जरी टू श्रिंक ए कैंसरस ट्यूमर, जैसे कई बार क्या होता है कि रेडिएशन थेरेपी कर से अपन जो श्रिंक कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको ट्रीट या रिमूवल या सर्जिकल रिमूवल करके उसको परमानेंटली ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद आफ्टर सर्जरी टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ एनी रिमेनिंग कैंसर सेल्स, जैसे मान लो अपन ने सर्जरी की या कोई और ट्रीटमेंट या कोई मॉडलिटीज यूज की या कीमोथेरेपी यूज की, अब उसके बाद कुछ सेल्स बच गई तो अब अपन रेडिएशन थेरेपी यूज करके और जो बची हुई सेल्स हैं उनको भी खत्म कर सकते हैं। इन कॉम्बिनेशन विथ अदर ट्रीटमेंट सच एज कीमोथेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, दूसरी के साथ यूज करके, और इन एडवांस कैंसर टू एलिवेट सिम्टम्स कॉज्ड बाय द कैंसर। और अगर कोई एडवांस स्टेज का कैंसर है तो उनमें कैंसर के सिम्टम्स को एलिवेट करने के लिए भी रेडिएशन थेरेपी यूज की जा सकती है। तो ये इफेक्ट्स हैं कि क्या क्या रेडिएशन थेरेपी कर सकती है।
अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे बॉडी का पार्ट है, हेयर लॉस है ट्रीटमेंट साइट हो सकता है, स्किन इरिटेशन है ट्रीटमेंट साइट हो सकता है, क्योंकि बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट द हेयर लॉस एंड द स्किन इरिटेशन कैन अकर। हेड और नेक में ड्राई माउथ हो सकता है, थिकेंड स्लाइवा हो सकता है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, सोर थ्रोट, चेंजेस इन वे, फूड टेस्ट, नोजिया, माउथ सोर्स ऑन, टूथ डिके भी आपको हेड और नेक के अंदर अगर रेडिएशन थेरेपी आप इंसर्ट कर रहे हो या इंजेक्ट कर रहे हो या डायरेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे ये देखने को। अगर चेस्ट एरियाज में अगर कर रहे हो तो डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है। एब्डोमन में कर रहे हो तो नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, और पेल्विक पार्ट में तो डायरिया, ब्लडर इरिटेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे हेयर और स्किन इरिटेशन आपको देखने को मिल सकता है। ये था रेडिएशन थेरेपी। इसके बाद आता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो वो पार्ट होता है बॉडी का जहाँ से सेल्स का या जो ब्लड सेल्स होती है उनका फॉर्मेशन होता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से ब्लड से रिलेटेड जो भी कैंसर्स हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि जो एबनॉर्मल सेल्यूलर फंक्शन हो रहा है या एबनॉर्मल सेल्यूलर ग्रोथ हो रही है तो उसको बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर देंगे अपन, या बोन मैरो ही चेंज कर देंगे तो उससे जो एबनॉर्मल सेल्स का फॉर्मेशन था वो रुक जाएगा और कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। ए बोन मैरो ट्रांसप्लांट आल्सो कॉल्ड ए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। पहले बोन मैरो को से स्टेम सेल ली जाती थी इसलिए इसको बोन मैरो, लेकिन आजकल स्टेम सेल्स ब्लड से ही निकाल ली जाती है तो इसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव वन ऑफ योर leukemia, multiple myeloma or some types of lymphoma. Doctors also treat some blood disease with stem cell transplant. नहीं कैंसर, कुछ अदर डिजीज है जिनके अंदर बोन मैरो अफेक्ट हो रही है, बोन मैरो से एबनॉर्मल सेल्स फॉर्मेशन हो रहा है, उनके अंदर भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करके अपन उसको ट्रीट कर सकते हैं। बात करें कि ये टाइप्स क्या क्या हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की, इसके अंदर सबसे पहले आता है ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन। ऑटो मतलब खुद की स्टेम सेल लेके खुद के अंदर ही अगर चेंजेस ला रहे हैं तो उसको ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट बोला जाता है। इन द ऑटो ट्रांसप्लांट यू गेट योर ओन स्टेम सेल्स आफ्टर डॉक्टर्स ट्रीट द कैंसर। फर्स्ट योर हेल्थ केयर टीम कलेक्ट्स स्टेम सेल्स फ्रॉम योर ब्लड and freeze them. Next, you have powerful chemotherapy and rarely radiation therapy. Then your healthcare team throws your frozen stem cells. They put them back in your blood through a tube placed in a vein. मतलब आपकी स्टेम सेल ले ली, उसको फ्रीज कर दिया, इसके बाद रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी यूज की, उसके एक्सटेंट को कम कर दिया, फिर उसके बाद जो स्टेम सेल ली थी उसको वापस डाला ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव, क्योंकि अगर कैंसर बहुत ज़्यादा होगा तो उसका इफेक्ट कम होगा, बट अगर अपन कैंसर का एक्सटेंट बहुत कम कर देते हैं और फिर वापस वो स्टेम सेल डालते हैं तो मे बी वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स फॉर योर स्टेम सेल्स टू रीच द बोन मैरो। अब जैसे अपन ने डाली वापस ब्लड में तो वो 24 घंटे के अंदर बोन मैरो तक पहुंच जाएगी एंड दे स्टार्ट ग्रो, मल्टीप्लाई एंड हेल्प द मैरो मेक हेल्दी गुड सेल्स अगेन। तो वो जो स्टेम सेल लगी वो वापस बोन मैरो में जाएगी और वहाँ जाके वापस से नॉर्मल सेल्स बनाना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह से ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब सेकंड है एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या होता है, किसी दूसरे आदमी की स्टेम सेल ली जाती है और उसको इंसर्ट करके, बट उसकी जो स्टेम सेल है वो मैच होनी चाहिए जिसके अंदर आप डाल रहे हो। जैसे अपन इम्यून सिस्टम में बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर देता है, तो इसमें भी सेम ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे स्टेम सेल्स वो होनी चाहिए जो कि मैच कर सके। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलो ट्रांसप्लांटेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलो ट्रांसप्लांटेशन। इन एन एलो ट्रांसप्लांट यू गेट अनदर पर्सन स्टेम सेल। इट इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड समवन हुज बोन मैरो मैचेस योर्स। दोनों की बोन मैरो है वो आपस में मैच करनी चाहिए। दिस इज बिकॉज यू हैव सर्टेन प्रोटीन्स on your white blood cells called human leukocyte antigens. Human leukocyte antigens जो होते हैं ब्लड के अंदर, जो बाहर से अगर कोई सेल आई तो वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको किल कर देते हैं। तो आपको ज़रूरी है पहले ये पता लगाना कि आपका और जो स्टेम सेल डोनर है उनका बोन मैरो का जो HLA है वो सेम हो, ताकि वो एंटीजन की तरह रिसीव ना करे और उसको किल ना करे स्टेम सेल्स को। There are two types of allo transplants. पहला ablative और दूसरा reduced intensity, which uses high dose chemotherapy. मतलब
ट्रांसप्लांटेशन के साथ साथ एब्लेटिव थेरेपी में हाई डोज कीमोथेरेपी यूज की जाएगी, और सेकेंड जिसके अंदर रेड्यूस इंटेंसिटी है, इसके अंदर माइल्डर डोज ऑफ कीमोथेरेपी यूज की जाएगी विद द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। माइलस्टोन्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन की कैसे सक्सेसफुल हुआ ट्रांसप्लांटेशन, क्या ऐसे चीज़ें हैं जो आपको असेस करनी है कि आपका जो ट्रांसप्लांटेशन है वो सक्सेस हुआ। इसमें दो चीज़ें आपको देखनी है। एक तो सबसे पहली चीज़, योर ब्लड काउंट्स आर बैक टू सेफ लेवल्स, आपका ब्लड टिश्यूज या ब्लड सेल्स जो काउंट है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाना चाहिए, क्योंकि तभी अगर आपने स्टेम सेल डाली है और वो इफेक्टिव नहीं हुई तो जो ब्लड की सेल्स है उनका फॉर्मेशन नहीं होगा और उनका काउंट कम होता जाएगा, और आपको से आइडिया लग जाएगा कि बोन मैरो वापस से काम नहीं कर रही है। बट अगर उनका जो लेवल है वो नॉर्मल आ गया, उनका काउंट नॉर्मल हो गया, तो कि आपका जो ट्रांसप्लांटेशन था वो सक्सेसफुल हो गया। जिसके लिए आप क्या क्या देख सकते हो, इन्फेक्शन के लिए आप WBCs है, प्लेटलेट्स है, RBCs है, ये सब चीज़ें आप असेस कर सकते हो कि इनका नंबर नॉर्मल हुआ है या नहीं हुआ। और सेकंड थिंग, इन कंट्रोल्स और कैंसर, कि आपका जो कैंसर का एक्सटेंट था वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के बाद कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये दो चीज़ें देख के आप पता लगा सकते हो कि आपका ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। अब आता है सर्जिकल रिमूवल। क्या क्या हो गया, इम्यूनोथेरेपी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, और लास्ट वन जो था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो गया। अब आता है सर्जिकल रिमूवल। सर्जिकली रिमूव करके, आप जानते हो ऑपरेट करके, काट के, हटा के अपन सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। अगर उसका एरिया कैप्सुलेटेड है या वो किसी एक एग्जैक्ट एरिया के अंदर ये स्प्रेड नहीं हुआ, मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, तो अपन सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। तो कैंसर सर्जरी रिमूव्स द ट्यूमर एंड नियर बाई टिश्यूज। कैंसर सर्जरी removes the tumor and nearby tissues during an operation. A doctor who treats cancer with surgery is called a surgical oncologist. Surgery is the oldest type of cancer treatments and it is still effective for many types of cancers today. बहुत तरह के कैंसर्स ऐसे होते हैं जो कि सर्जिकली रिमूवल से अपन ठीक कर सकते हैं। There are many reasons to have surgery. सर्जरी के करने के बहुत सारे रीजन होते हैं टू डायग्नोज कैंसर। सबसे पहले तो बायोप्सी के लिए अपन सर्जिकली जो है वो रिमूवल करते हैं, सर्जिकली जो टिश्यूज को लेते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए भी टू रिमूवल ऑल और सम ऑफ योर कैंसर, कैंसर को रिमूव करने के लिए टू फाइंड आउट वेयर द कैंसर इज लोकेटेड। कई बार सर्जरी करके अपन ये भी पता लगाते हैं कि कई बार पता नहीं लगता है, तो उसका एक्सटेंट या उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए भी सर्जरी की जा सकती है। टू फाइंड आउट इफ द कैंसर इज स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है उसका पता लगाने के लिए। टू स्टोर द बॉडीज अपीयरेंस ऑफ फंक्शन और टू रिलीव साइड इफेक्ट्स। इन सब चीज़ों के लिए सर्जरी है जो वो कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सर्जरी, उनके बेसिस पे, जैसे डायग्नोसिस के लिए अपन कर रहे हैं सर्जरी, तो डायग्नोस्टिक स्टेजिंग का पता लगाने के लिए, ट्यूमर का साइज, ट्यूमर का एक्सटेंट पता लगाने के लिए अगर सर्जरी करें तो स्टेजिंग्स। इसके अलावा ट्यूमर के रिमूवल के लिए कर रहे हैं, क्योरेटिव और प्राइमरी सर्जरी करें ट्यूमर को हटाने के लिए, तो ट्यूमर रिमूवल। डीबल्किंग, समटाइम्स द सर्जन कैन नॉट रिमूव द एंटायर ट्यूमर। तो पूरी जब ऐसा होता है कि कई बार ट्यूमर को पूरा हटाना पॉसिबल नहीं होता, तो डीबल्किंग मतलब कि जितना एरिया अपन हटा सकते हैं वो सर्जिकली रिमूव कर देंगे, और उसके बाद कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या अदर जो भी थेरेपीज अपन यूज करके और उस ट्यूमर को ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद आता है पेलिएशन, टू रिलीव साइड इफेक्ट्स कॉज्ड बाय ट्यूमर की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे किसी ऑर्गन का, किसी वेन का, किसी नर्व का इरिटेशन हो रहा है, सप्रेशन हो रहा है, तो पेलिएटिव सर्जरी कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर द मेन सर्जरी टू रिमूव ए ट्यूमर, पीपल्स में चूज टू हैव अनदर सर्जरी टू रीस्टोर द बॉडीज अपीयरेंस और फंक्शन। बॉडी की अपीयरेंस और फंक्शन को नॉर्मल बनाने के लिए आफ्टर द सर्जरी वापस रिकंस्ट्रक्शन करके और बॉडी को वो सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके अपन जो है वो एक्सटेंट को ठीक कर सकते हैं। और लास्ट वन इज प्रिवेंशन, सर्जरी इज आल्सो डन टू लोअर द रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर। कई बार जैसे नॉर्मल ट्यूमर था तो उसको हटा के अपन जो कैंसर के होने के चांसेस हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो कुछ टाइप ऑफ सर्जरी। इसके अलावा मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, जिनके अंदर की बहुत इन्वेजन कम किया जाता है, वो कौन सी सर्जरीज होती है, जैसे लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जिसके अंदर डॉक्टर मेक्स स्मॉल कट्स इन द स्किन यूजिंग ए थिन लाइटेड ट्यूब विथ ए कैमरा। द term laparoscopy refers to a minimal invasive surgery to the abdomen. Mediastinoscopy and thoracoscopy is the same type of surgery but it is done in the chest. अगर एब्डोमेन में किया जा रहा है तो लेप्रोस्कोपी,
और मीडिया स्टर्ने में किया जाए तो मीडिया स्टेनोस्कोपी, और थोड़े सी कैविटी में किया जा रहा है तो थोरेकोस्कोपी। इसके अंदर क्या होता है, जो एरिया होता है उसमें थिन या बहुत थिन कट्स लगा के और अपन जो है सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। इसमें इन्वेजन बहुत कम होता है। इसके अलावा लेजर सर्जरी यूज ए नैरो बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी लाइट टू रिमूव कैंसरस टिश्यूज। बिना इन्वेजन किए जो लेजर बीम है उसके द्वारा ही अपन बहुत कम इन्वेजन होगा। एक तो कट लगा के सीजर से काट के एक लेजर सर्जरी करके उन दोनों में बहुत फर्क होता है, इन्वेजन कम होता है। मतलब ये भी है तो सर्जरी, लेकिन इनमें इन्वेजन कम किया जाता है। और लास्ट वन इज क्रायो सर्जरी, जिसमें जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसको यूज करके फ्रीज कर देते हैं और फिर उनको किल कर दिया जाता है। इसके बाद आता है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी इज ए कैंसर ट्रीटमेंट दैट स्लोज और स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ कैंसर्स that uses hormones to grow. By the help of hormones अपन जो कैंसर सेल्स हैं उनके स्प्रेड, उसके ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। हार्मोन थेरेपी और एंडोक्राइन थेरेपी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये काम कैसे करती है? हार्मोन थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर एंड ईज कैंसर सिम्टम्स। दो काम आती है, पहली काम तो कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए, और सेकंड कि कैंसर के सिम्टम्स को कम करने के लिए। तो पहला ट्रीट कैंसर में हार्मोन थेरेपी कैन लेसन द चांसेस दैट कैंसर विल रिटर्न और स्टॉप और स्लो इट्स ग्रोथ। जैसे कैंसर हुआ था वो ट्रीट हो गया, अब अपन कुछ ऐसे हार्मोनल थेरेपी यूज करेंगे जो कि लाइफ टाइम की दोबारा से वो कैंसर ठीक या दोबारा से वो कैंसर ना हो सके। तो उसके लिए और कैंसर के सिम्टम्स को कई बार बहुत सारे हार्मोन्स यूज करके जो कैंसर के सिम्टम्स है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि पेशेंट की लाइफ है वो नॉर्मल हो सके। अब इनकी वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा हार्मोनल थेरेपी अगर आप यूज कर रहे हो तो बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट कोज कर सकते हैं। तो मेल्स के अंदर अपन देखें तो हॉट फ्लैशेज हो सकते हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और इनएबिलिटी टू हैव सेक्स, वीकेंड बोन्स, डायरिया, नोजिया, एनलार्ज एंड टेंडर ब्रेस्ट और फटीग जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं मेंस के अंदर। और वुमेन्स के अंदर देखिए तो हॉट फ्लैशेज, वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है, चेंजेज इन पीरियड्स हो सकता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स, नोजिया, मूड चेंजेस, फटीग। लर्न मोर अबाउट सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज ऑन वुमन विथ कैंसर। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स है जो हार्मोनल थेरेपी से हो सकते हैं, क्योंकि हार्मोन अगर अपन एक्स्ट्रा दे रहे हैं बाहर से तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे इम्बैलेंस कोज हो सकते हैं। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जिसके अंदर अपन ने देखा कि सबसे पहले इम्यूनोथेरेपी यूज कर रहे थे, इम्यूनोथेरेपी के बाद कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, फिर उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, हार्मोनल थेरेपी एंड सर्जिकल रिमूवल। जो एब्लेशन थेरेपी है वो अपन ने इसके बीच में ही देख ली, और ये बहुत सारी जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज है वो यूज करके अपन कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, ये था कैंसर का ट्रीटमेंट। अगली क्लास में अपन इसके आगे डिस्कस करेंगे कुछ जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज रह गए हैं उनके बारे में, और अब अपन स्टार्ट करेंगे कुछ सिस्टम्स के अंदर जो कैंसर्स होता है उनका क्या एक्सटेंट होता है, कैसे होता है, कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या सिम्टम्स आते हैं। तो ऑन्कोलॉजी के अंदर इंट्रोडक्शन, ऑन्कोलॉजी का जो मेन पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर आपने कैंसर के बारे में पढ़ा, ट्यूमर्स के बारे में पढ़ा, कैंसर का कोज क्या है, मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है, क्लासिफिकेशन क्या क्या है, और इसके अलावा स्टेजिंग क्या है, और कैंसर का ट्रीटमेंट की मोडेलिटीज क्या क्या है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इनके अंदर से पूछ लिया जाता है किसी एक पॉइंट पे, जैसे स्टेजिंग पूछ लिया, ट्रीटमेंट पूछ लिया, या ट्रीटमेंट में भी कीमोथेरेपी पूछ ली, रेडिएशन थेरेपी पूछ ली। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए तो उनके लिए आप ये प्रिपेयर रखना। थैंक यू गाइस, अगर अच्छा लगा हो, समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताएं, उनको बोलें। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो सबको बताएं, ताकि सबका भला हो सके। थैंक यू।